हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने न्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश हाल ही में कौन बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स, कोशिश करना है आपको 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देकर के बता सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 2015 में। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, ध्यान रखेंगे, हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कीनिया और यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एस.एन. घोरमडे को जो है नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है तो इन्होंने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह ली है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस.एन. घोरमडे। यहाँ घोरमडे आप लोग बना लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है तो अवतार सिंह भसीन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने नया प्रैक्टिस सेट का जो 15 सेट कवर किया हुआ था, उसका मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया है। मैंने 11 सेट का पीडीएफ वहां पर ऑलरेडी दे दिया है। जिन लोगों को पीडीएफ मिल गया है वो लोग कमेंट करके इस वीडियो में बता देंगे कि हाँ सर मुझे पीडीएफ मिल गया है। जिन लोगों को नहीं मिला है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सभी पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो, शॉर्ट में इसको डेफ एक्सपो भी लिखा जाता है, 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए, ये जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। इस वर्ष जो है इसका आयोजन 2021 में नहीं हुआ था, 2020 में किया गया था। 2020 में उसका जो है कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण था, और 11वां संस्करण 2020 में हुआ था, आयोजन लखनऊ में किया गया था। अब 2022 में जो है इसका 12वां संस्करण होगा, और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा तो 11 से लेकर के 13 मार्च 2022 के बीच में गांधीनगर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, छठा प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गोहेन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। तो देखिए, ये लवलीना बोर्गोहेन जो है ये असम की रहने वाली हैं, और इन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, भारत ने जर्मनी को 5-4 से पराजित करके 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक हासिल किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कमान किनको दी गई थी, यानी कि कैप्टन कौन थे, तो मनप्रीत सिंह थे। आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना एवं किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारत और रूस के बीच का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं अपना स्कोर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है सभी लोगों का। 70+ अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि अच्छी तैयारी आपकी हो गई है। आपको रेगुलर इसी को बनाए रखना है एग्जाम तक। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में चर्चित खिलाड़ी प्रणीति नायक का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, प्रणीति नायक जो हैं
यह ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली दूसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गई हैं। ठीक है, तो ये जिम्नास्टिक से संबंध है। अगर पहला पूछा जाता तो दीपा कर्माकर थी और इस बार दूसरी जिम्नास्ट बनी है प्रणति नायक। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना है। तो ये देश का पहला शहर कौन बन गया है? उड़ीसा का भुवनेश्वर बन गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ई रूपी। ई रूपी को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1916 को। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1916 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डॉक्टर धृति बनर्जी को जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास कॉर्पेट का 36वां संस्करण आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये जो अभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का आयोजन किया जाता है और गरुड़ शक्ति का आयोजन भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, व्यक्तिगत रूप से लगातार जो है 2 ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और लगातार जो है व्यक्तिगत रूप से 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स ये चुने गए हैं सीरिया के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। सीरिया की राजधानी जो है ये कहाँ है? तो याद रखेंगे दमिश्क है। कहाँ पे है? दमिश्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अंतिम बार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो देखिए, पहली बार जो है यह 1991-92 में दिया गया था। किनको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। आखिरी बार यह अवार्ड जो है 2020 में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, मरियप्पन थंगावेलु, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, रोहित शर्मा और रानी रामपाल। तो राइट आंसर 2020 हो जाएगा। अब इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में, ध्यान देंगे यहाँ पैरा ओलंपिक पूछा गया है, में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है पैरा ओलंपिक में चाइना। चाइना ने टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 207 मेडल जीता है, जिसमें से 96 जो है गोल्ड मेडल है, 60 सिल्वर मेडल है और 51 जो है ये ब्रॉन्ज मेडल है। भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत का स्थान जो है 24वां रहा। भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल है, 8 सिल्वर मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चीन। दूसरे स्थान पर यूएसए रहा। तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा? दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर यूएसए रहा है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, टोटल जो है कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म भूषण पूछे तो 10 व्यक्तियों को, ठीक है, और पद्म श्री पूछे तो 102 व्यक्तियों को। तो जोड़ लीजिए टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया। तो 102, 10, 112 और 7, 119 लोगों को दिया गया है। टोटल अगर पूछे पद्म अवार्ड तो 119 लोगों को, पद्म विभूषण पूछे तो 7 लोगों को, पद्म भूषण पूछे तो 10 लोगों को और पद्मश्री पूछे तो 102 लोगों को दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल की विजेता कौन है। तो महिला एकल फ्रेंच ओपन 2021 को जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पुरुष एकल पूछता तो नोवाक जोकोविच हो जाता। विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व चाय दिवस जो है यह 21 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है पहला सीएनजी टर्मिनल, इसका निर्माण गुजरात के भावनगर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न है। आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो है उसका खिताब किस देश ने जीता है 2020 में। इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और विजेता जो है मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया ही रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। रनर अप भारत रहा था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फ्रेंड्स आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये अजय देवगन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश ये भी सही दिया गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल ये भी सही दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1986 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो इसमें से कृत्रिम पारितंत्र जो है यह बगीचा हो जाएगा। बाकी वन, तालाब और झील जो है यह प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करता है इसमें से जलवाष्प करता है। जलवाष्प जो है यह 36 से लेकर के 72% तक जो है इफेक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह 9 से लेकर के 26% तक इफेक्ट करता है। मीथेन जो है यह 4 से 9% तक इफेक्ट करता है। और ओजोन जो है यह 3 से 7% तक इफेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बिहार दरोगा के लिए वीडियो को कवर किया हुआ है, लगभग 100 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 30 से अधिक प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। न्यू प्रैक्टिस सेट करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हैं, सबको आप देख लीजिएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, मुख्य भूमि पूछा गया है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि ना पूछ करके सिर्फ पूछता कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग के अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल ये सही दिया गया है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत दिया गया है। अगर हम बात करें पश्चिमी भाग की चौड़ाई, तो पश्चिमी भाग की चौड़ाई जो है ये कितनी है, तो पश्चिमी भाग की चौड़ाई लगभग जो है 400 किलोमीटर है और पूर्वी भाग की चौड़ाई कितनी है 150 किलोमीटर है। तो इसमें क्या कहा गया है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, पूर्वी भाग की कम है, पश्चिमी भाग की अधिक है। तो ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद 31 नंबर देखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो इसमें से सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है यह नर्मदा हो जाएगी। यह अमरकंटक से निकलती है, ध्यान रखेंगे। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है यह लेटेराइट मिट्टी होती है। अम्लीय मिट्टी भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए रेगुर मिट्टी, इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन, तो ये राइट आंसर इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ठीक है। मानसून निवर्तन यानी कि लौटती हुई मानसून। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो वेनेजुएला की राजधानी जो है ये कराकस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। और काहिरा जो है ये मिस्र की राजधानी है, इजिप्ट की राजधानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात सुमेलित है, चीन में टाइफून सुमेलित है, ऑस्ट्रेलिया में बिली ये भी सुमेलित है, अमेरिका में बागियो नहीं आता है, अमेरिका में हरिकेन आता है। क्या आता है, हरिकेन आता है। ये जो बागियो हैं
ये फिलीपींस में आता है। उसके बाद देखिए कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जिनको स्पीड ज़्यादा लग रहा है वीडियो का वो लोग स्पीड कम कर लेंगे, जिनको कम लग रहा है वो अपने वीडियो का स्पीड जो है ज़्यादा कर लेंगे। ऑप्शन रहता है आपके मोबाइल में, आप लोग कर सकते हैं कम या ज़्यादा। वैसे मैं बहुत ही आराम से आपको बता रहा हूँ, सब कुछ क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है, तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है यह किससे है, मूल कर्तव्य से है। आपको याद होगा फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी के तहत जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले कितने मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये भी पूछा जाता है। 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 2002 में हुआ था, उस समय जोड़ा गया था। तो अभी वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे। इनको कहाँ रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 क में, आर्टिकल किसमें 51 क में, तो सबको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये किस में किया गया है, आर्टिकल 42 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताया गया कि कौन सा कथन गलत है, इसमें से चुनना है। तो देखिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले होती है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये गलत दिया गया है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की, तो ये तो गलत हो गया। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, जी नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, इनका कार्यकाल जो यहाँ पर ऑलरेडी बताया गया है, तो इनका प्रसाद पर्यंत तो नहीं होगा राष्ट्रपति का, तो ये भी गलत है। उसके बाद देखिए इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा निर्धारित होती है। तीनों के तीनों कथन जो है ये गलत दिए गए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक में जो है इसका उपबंध किया गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये अधिक नहीं होनी चाहिए 15% से अधिक, लेकिन मुख्यमंत्री सहित 12 से कम भी मंत्री नहीं होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये जो प्रावधान किया गया 51वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होता है तो इसे शेयर भी कर देंगे। रिट जारी करने का उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार हैं। उसके बाद देखिएगा कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया, तो फ्रेंड्स ये कब पारित किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उसी समय यह पारित किया गया, ध्यान रखेंगे। क्लियर, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद का कौन सा अर्थ नहीं है, तो चारों आप ऑप्शन को पढ़िए। चारों ऑप्शन में जिसका अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, राज्य पूंजी के एक अधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगा। बिल्कुल डालेगा, क्योंकि यहाँ देखिए राज्य पूंजी के एक अधिकार को रोकेगा, अगर बाधा ही नहीं डालेगा तो फिर रोकेगा कैसे, तो ये जो है गलत दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय का प्रभाव समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, तो ये कौन सा संशोधन किया गया, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 24वां संविधान संशोधन। अच्छा ये हुआ कब था 24वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 1971 में हुआ था। इसके विषय में जान लीजिएगा। देखिए इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, उनको संशोधित कर सकती है। साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति देगा। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संसद सदस्यों की निर्हता यानी कि अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है, तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन में निम्न में से कौन नहीं जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, न्याय नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 368 जोड़ा गया, खंड 4 एवं 5 भी जोड़ा गया था। इसको जो है मिनी संविधान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यह अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1900, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्टिकल 78 में। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। आर्टिकल 75(3) आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक में देश के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो न्यूनतम जो रही है ये नागालैंड की रही है। नागालैंड की ऋणात्मक रही है -0.6%। सबसे अधिक पूछा जाए तो मेघालय की रही है, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है मनोज सिन्हा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। वर्तमान में ये क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा देश है? देखिए जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोरिया को कहा जाता है लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का देश, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो हिमाद्री जो है फ्रेंड्स ये आर्कटिक क्षेत्र में है। उसके बाद देखिए दक्षिण गंगोत्री और मैत्री जो है यह अंटार्कटिका क्षेत्र में है। उसके बाद देखिए जीव मिल्खा सिंह, इनके बारे में जान लीजिए। ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं जीव मिल्खा सिंह। ज्योति रांधवा और टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? टाइगर वुड पूछा जाता है बार बार, ये अमेरिका के हैं। और ये सभी लोग जो दिया गया है ना ये किससे संबंधित हैं? गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस 2021 का थीम आपसे पूछा जा सकता है। इस वर्ष की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या थी? वैल्यूइंग वाटर थी, जल का महत्व, हिंदी में जल का महत्व याद रखेंगे, वैल्यूइंग वाटर। यह मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। बिहार दिवस भी 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई? तो फ्रेंड्स ये कहाँ हुई थी? अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था। इससे संबंधित निम्न में से कौन कथन शामिल नहीं है? तो इसमें से देखिए गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना शामिल है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना ये भी शामिल है, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी सही है, कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना ये नहीं था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, इसी में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1906 कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने। उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो फ्रेंड्स ये कब पारित किया गया? 14 जून 1947 को। उसके बाद देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लॉर्ड बेबल के द्वारा जो है इसकी प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया था कब? याद रखेंगे फ्रेंड्स 8 अप्रैल 1857 को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति से संबंधित हमने स्पेशल वीडियो जो है कवर किया हुआ है। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं, लगभग हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पूरा हिस्ट्री कवर कर लिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। देखिए बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था, तो प्रमुख क्षेत्र जो अगर कहा जाए तो ये पटना था। ठीक है फ्रेंड्स,
और बहावी आंदोलन जो थे भारत में, इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी हैं। तो राइट आंसर इसमें से जो है कौन सा, असम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है जीवी जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? तो प्रथम नहीं, प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 1932 में। क्रम से याद रखेंगे। कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। वे कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ मिलान करना है। एक तरफ संधि दिया गया है और एक तरफ उनसे संबंधित वर्ष दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सूरत की संधि 1775 में, उसके बाद बात करें पूना की संधि 1817 में, पुरंदर की संधि जो है यह 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। तो 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर देखिए कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज से अलग होकर के 1866 में जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसने? तो केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज की स्थापना, केवल ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में कलकत्ता में किया था। यह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? तो ये जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है इन्हीं की योगदान रहा था इसमें, और लॉर्ड कैनिंग के समय में यह क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1856 में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में इसमें से जानकारी जो मिलती है यह मिलती है शूद्रक के मृक्षकटिकम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मृक्षकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। गार्गी संहिता कात्यायन की है। और राजतरंगिणी जो है ये कलहन की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ जो है यह स्कंदगुप्त से संबंधित है। अच्छा, स्कंदगुप्त के समय ही उन्होंने आक्रमण किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये कैलाश मंदिर जो है यह किया गया है किसके द्वारा फ्रेंड्स? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया। तो ये किया गया वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस दिल्ली सल्तनत कालीन शासक के द्वारा दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया गया था? तो कल ही मैंने डिस्कस किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की मात्रा है इसका नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर के छनती हैं? तो ये वृक्क में। ठीक है फ्रेंड्स, वृक्क में। वृक्क की कार्यात्मक इकाई पूछा जाता है तो ये नेफ्रॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, नेफ्रॉन होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत होता है? तो 55 से लेकर के 60% तक भाग जो होता है ये प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में पूछा जाता है कि जल कितना होता है? तो 90 से लेकर के 92% तक प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। उसके बाद देखिएगा एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन। तो आपने हार्मोन पढ़ा होगा, ये सभी के सभी जो हैं पादप हार्मोन हैं, यानी कि पौधे के हार्मोन हैं। और इसमें से फ्लोरिजिन जो है यह पुष्प को खिलाने के लिए सहायक हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए एथीन जो है ये फलों के पकाने में सहायक होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा ये साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो देखिए जब वेग आप दुगुना कर दीजिएगा तो 1/2 mv² गतिज ऊर्जा होता है। वेग दुगुना कर दीजिएगा तो 2 दूना 4, यानी कि
गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाएगी और संवेग दुगुना हो जाएगा। ठीक है, mv होता है संवेग बराबर, तो वेग दुगुना कर देंगे तो ये भी तो संवेग दुगुना हो जाएगा। तो दोनों सही दिया हुआ है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक ही पदार्थ के बीच के अणु को पूछा जाता है, जिसको ससंजक बल कहा जाता है। अलग अलग पदार्थों के बीच पूछा जाता है तो असंजक बल होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि इस साइड जो होते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट और इधर जो होते हैं उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि इधर वाले को उत्पाद कहा जाता है या प्रतिफल कह सकते हैं, और इधर वाले को अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग लेने वाले पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को जब घोल में घोलेंगे तो ये OH आयन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए नींबू के रस का pH मान होता है। नींबू के रस का जो pH मान होता है ये 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का यानी कि ब्लड का pH मान 7.4 होता है। मूत्र जो होता है इसका pH मान कितना होता है, 6 होता है। क्लियर। दूध का pH मान लगभग 6.6 होता है, लगभग मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो ये होता है संयनता के कारण से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर है कि किस प्रक्रिया द्वारा सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का संवहन होता है। तो ये संवहन होता है विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहा जाता है सियोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान पर उगने वाले लिथोफाइट, रेत में लिगने वाले को ये कहा जाता है पस्मोफाइट्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण इसमें से होता है हैजा। पेचिस जो होता है ये होता है किसके कारण से, परजीवी के कारण से। परजीवी का नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, उसके बाद देखिए चेचक और रूबेला ये वायरस यानी कि विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हैजा। मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। तो यह रूस और फिनलैंड के बीच में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। मोसाद जो है ये इजराइल की है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 2021 का थीम आप लोग याद रखेंगे। थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हम समाधान का हिस्सा हैं। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ये प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और राइट आंसर इसमें से आपको चुन के बताना है। केरल का क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भारतनाट्यम, कर्नाटक का यक्षगान और महाराष्ट्र का लावनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका BAD और उसके बाद C। देखिए BADC कहाँ पर दिया हुआ है, BADC ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो ये है फ्रेंड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स इसको जारी करता है बताइए, राइट आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा IMF। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। इसका आंसर तो आप कमेंट करके बताएंगे। 97 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अपना स्कोर भी आपको लिखना है। उसके बाद देखिए प्रतिरोधात्मकता और घर्षणात्मकता बेरोजगारी है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की जो प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति जो है उसको कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP के बारे में कौन सा कथन जो है इसमें से जो है सही चुना गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। 100 नंबर देखिएगा कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है। तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है कि नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।